जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियां डाटे, नीले साफे बांधे जनता पर रोब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुकी और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए हैं, उनका नाम पंडित ओंकारनाथ है। आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक हैं, जिन्हें देश चिंता ने घुला डाला है। दूसरे महाशय जो कोट पैंट में है, वह है तो वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं और ताल्लुकेदारों को महाजनों और बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज्यादा कमाई करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी तनखा। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पाजामा पहने हुए हैं, मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शनशास्त्र के अध्यापक हैं। ये तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव में निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के असामी आएंगे और शगुन के रुपए भेंट करेंगे। रात को धनुष यज्ञ होगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपए शगुन के दे दिए हैं और एक गुलाबी मिर्जई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक कचनी काचे, हाथ में एक खुरपी लिए और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया है और अगरूर से इतना फूल उठा है मानो ये सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग, जिस पर शर्बती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओंकारनाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपनी रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष यज्ञ होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला। कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म न हो और कोई इतना क्लिष्ट कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला, जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओंकारनाथ को राय साहब की रचना शक्ति में बहुत संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबी ही में चमकती है, दीपक की भांति, जो अंधेरे ही में अपना प्रकाश दिखाता है। उपेक्षा के साथ, जिसे छिपाने की भी उन्होंने चेष्टा नहीं की, पंडित ओंकारनाथ ने मोह फेर लिया। मिस्टर तनखा इन बेमतलब की बातों में न पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है, अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छा से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज पर शिक्षित अभिनेत्रियां नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने काउंसिल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी, उसकी शतांश भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई, मैं प्रश्नों का कायल नहीं। मैं चाहता हूं हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं। बिल्कुल उन्हें आप समाज का शाप कहते हैं, फिर भी आप जमींदार हैं। वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्टे लिख दें, बेगाड़ बंद कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, चरावर जमीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है, जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मोह में जैसे कालिख लग गई। वह खुद समिष्टवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तनखा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूं, राय साहब का अपने असामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे ही हो जाएं, तो यह प्रश्न ही न रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूं, आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बतव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है? गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूं, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं। है तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूं। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ।
ये तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूं और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, आपका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं, मैं आपकी साफगोई का कितना आदर करता हूं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं, और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूं, जहां राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्री। मेरे स्वर्गवासी पिता असामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरा लगान माफ कर देते थे। अपने बखार से अनाज निकालकर असामियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद देते थे। मगर उसी वक्त तक, जब तक प्रजा उनको सरकार और धमारवतार कहती रहे, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा का पालन उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़कर देना न चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूं और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूं, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूं और यह मानने लग गया हूं कि जब तक किसानों को ये रियायतें अधिकार के रूप में न मिलेंगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकती। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दे तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूं कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था, जिसमें कुछ लोग मौज करें और अधिक लोग पीसें और खपें, कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा, जिसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूं, इनका किला जितनी जल्द टूट जाए, उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मैसर नहीं, उनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हजार फटकारें, ये हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लसता भर दी है, यह मैं खूब जानता हूं। लेकिन मैं इन कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो ये कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि हम में आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने असामियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती डालियां न दें, तो बागी समझे जाया, शान से न रहें, तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुरुषार्थ ही रह गया। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है, जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है, बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, सत्वहीन और मुहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर हियर। आपकी जबान में जितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। ओंकारनाथ बोले, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी। बुरे कामों में ही सहयोग की जरूरत नहीं होती, अच्छे कामों के लिए भी सहयोग उतना ही जरूरी है। आप ही क्यों 800 रुपए महीने हड़पते हैं, जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपए में अपना निर्वाह कर रहे हैं। राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहां समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंठे मन से बोले, नहीं नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति ही से बनता है और व्यक्ति को भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूं कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। संपादक जी को अचंभा हुआ, अच्छा, तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। उद्धरण। कुश्ती का जोड़ बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए। संपादक जी मैदान में उतरे। आप इस 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हां, मानता हूं और बड़े जोरों से मानता हूं। जिस मत के आप समर्थक हैं, वह भी तो कोई नई चीज नहीं। जब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ, तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता के प्रवर्तक थे। यूनानी और रोमन और सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी परीक्षा की, पर अप्राकृतिक होने के कारण कभी वह स्थायी न बन सकी। उद्धरण। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है।
उद्धरण। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। उद्धरण। मैं आपका कृतज्ञ हूं अगर आप इस विषय पर कोई लेखमाला शुरू कर दें। उद्धरण। जी, मैं इतना अहमक नहीं हूं। अच्छी रकम दिलवाइए तो अलबत्ता। उद्धरण। आपने सिद्धांत ही ऐसा लिया है कि खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। उद्धरण। मुझ में और आप में अंतर इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूं उस पर चलता हूं। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ हैं। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है? आप रूप की मिसाल देंगे। वहां इसके सिवाय और क्या है कि मिल के मालिक ने राज कर्मचारी का रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। तश्तरी में पान आ गए थे। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसीलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी देना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चला जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विष बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाती है। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2 देवियां भी उनके साथ थीं। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी हैं, मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना है। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए हैं और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूटी पड़ती है, मिस मालती है। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई हैं और अब प्रैक्टिस करती हैं। तालुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। गात कोमल, पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई। झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहां आत्मा का स्थान है वहां प्रदर्शन, जहां हृदय का स्थान है वहां हाव भाव, मनोद्गारों पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया। आपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूं, आप सूरत से ही फिलसफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलसफरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है? मेहता झेंप गए। बिना ब्याहे थे और नवयुग की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर ज्यों ही कोई महिला आई और आपकी जबान बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग जाता था। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुधि न रहती थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलसफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता बुरा न माने तो बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपासकों में थे। जहां मिस मालती जाए वहां खन्ना का पहुंचना लाजिम था। उनके आसपास भौरे की तरह मंडराते रहते थे। हर समय उनकी यही इच्छा रहती थी कि मालती से अधिक वही बोलें, उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं पर रहे। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलसफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है। तो सुनिए, फिलसफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे हैं। आपकी तरफ ताकेंगे मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें किए जाया, कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हों। उद्धरण। सब लोगों ने कह कहा मारा। मिस्टर मेहता जैसे जमीन में गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरे फिलसफी के प्रोफेसर मिस्टर हस्बैंड थे। उद्धरण। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हां, और थे कुंवारे। उद्धरण। मिस्टर मेहता भी तो कुंवारे हैं। उद्धरण। ये रोग सभी फिलसफरों को होता है। उद्धरण। अब मेहता को अवसर मिला। बोले, आप भी तो इसी मर्ज में गिरफ्तार हैं। मैंने प्रतिज्ञा की है किसी फिलसफर से शादी करूंगी और यह वर्ग शादी के नाम से घबराता है। हस्बैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते थे। उनके शिष्यों में कई लड़कियां थीं। अगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उनके ऑफिस में चली जाती थी तो आप ऐसे घबरा जाते जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे, मगर थे बेचारे सरल हृदय। कई हजार की आमदनी थी, पर मैंने उन्हें हमेशा एक ही सूट पहने देखा। उनकी एक विधवा बहन थी, वही उनके घर का सारा प्रबंध करती थी। मिस्टर हस्बैंड को तो खाने की फिक्र ही न रहती थी।
मिलने वालों के डर से अपने कमरे का द्वार बंद करके लिखा पढ़ी करते थे। भोजन का समय आ जाता तो उनकी बहन आहिस्ता से भीतर के द्वार से उनके पास जाकर किताब बंद कर देती थी। तब उन्हें मालूम होता कि खाने का समय हो गया। रात को भी भोजन का समय बंधा हुआ था। उनकी बहन कमरे की बत्ती बुझा दिया करती थी। एक दिन बहन ने किताब बंद करना चाहा तो आपने पुस्तक को दोनों हाथों से दबा लिया और बहन भाई में जोर आजमाए होने लगी। आखिर बहन उनकी पहिएदार कुर्सी को खींचकर भोजन के कमरे में लाई। उद्धरण। राय साहब बोले, मगर मेहता साहब तो बड़े खुशमिजाज और मिलनसार हैं, नहीं इस हंगामे में क्यों आते? तो आप फिलसफर न होंगे। जब अपनी चिंताओं से हमारे सिर में दर्द होने लगता है तो विश्व की चिंता सिर पर लादकर कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? उधर संपादक जी श्रीमती खन्ना से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कथा कह रहे थे। बस यूं समझिए श्रीमती जी कि संपादक का जीवन एक दीर्घ विलाप है, जिसे सुनकर लोग दया करने के बदले कानों पर हाथ रख लेते हैं। बेचारा न अपना उपकार कर सके न औरों का। पब्लिक उससे आशा तो ये रखती है कि हर एक आंदोलन में वह सबसे आगे रहे, जेल जाए, मार खाए, घर के माल असबाब की कुर्की कराए। यह उसका धर्म समझा जाता है, लेकिन उसकी कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं। हो तो वह सब कुछ। उसे हर एक विद्या, हर एक कला में पारंगत होना चाहिए, लेकिन उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं। आप तो आजकल कुछ लिखती ही नहीं। आपकी सेवा करने का जो थोड़ा सा सौभाग्य मुझे मिल सकता है, उससे क्यों मुझे वंचित रखती हैं? मिसेस खन्ना को कविता लिखने का शौक था। इस नाते से संपादक जी कभी कभी उनसे मिलाया करते थे, लेकिन घर के काम धंधों में व्यस्त रहने के कारण इधर बहुत दिनों से कुछ लिख नहीं सकी थी। सच बात तो यह है कि संपादक जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित करके कवि बनाया था। सच्ची प्रतिभा उनमें बहुत कम थी। क्या लिखूं, कुछ सूझता ही नहीं। आपने कभी मिस मालती से कुछ लिखने को नहीं कहा? उद्धरण। संपादक जी उपेक्षा भाव से बोले, उनका समय मूल्यवान है कामिनी देवी। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे? कामिनी ने ईर्ष्या मिश्रित विनोद से कहा, अगर आप उनसे कुछ लिखा सकें तो आपका प्रचार दुगना हो जाए। लखनऊ में तो ऐसा कोई रसिक नहीं है जो आपका ग्राहक न बन जाए। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दशा में न होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है। आज चाहूं तो लाखों कमा सकता हूं, लेकिन यहां तो धन को कभी कुछ समझा ही नहीं। साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय है और रहेगा। उद्धरण। कम से कम मेरा नाम तो ग्राहकों में लिखवा दीजिए। उद्धरण। आपका नाम ग्राहकों में नहीं, संरक्षकों में लिखूंगा। संरक्षकों में रानियों महारानियों को रखिए, जिनकी थोड़ी सी खुशामद करके आप अपने पत्र को लाभ की चीज बना सकते हैं। उद्धरण। मेरी रानी महारानी आप हैं। मैं तो आपके सामने किसी रानी महारानी की हकीकत नहीं समझता। जिसमें दया और विवेक है, वही मेरी रानी है। खुशामद से मुझे घृणा है। उद्धरण। कामिनी ने चुटकी ली, लेकिन मेरी खुशामद तो आप कर रहे हैं संपादक जी। संपादक जी ने गंभीर होकर श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, यह खुशामद नहीं है देवी जी, हृदय के सच्चे उद्गार हैं। राय साहब ने पुकारा, संपादक जी जरा इधर आइएगा। मिस मालती आपसे कुछ कहना चाहती हैं। संपादक जी की वह सारी अकड़ गायब हो गई। नम्रता और विनय की मूर्त बने हुए आकर खड़े हो गए। मालती ने उन्हें सदैव नेत्रों से देखकर कहा, मैं अभी कह रही थी कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा डर संपादकों से लगता है। आप लोग जिसे चाहें एक क्षण में बिगाड़ दें। मुझी से चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार कहा, अगर मैं इस ब्लडी ओंकारनाथ को जेल में बंद कर सकूं तो अपने को भाग्यवान समझूं। ओंकारनाथ की बड़ी बड़ी मूंछें खड़ी हो गईं। आंखों में गर्व की ज्योति चमक उठी। यो वह बहुत ही शांत प्रकृति के आदमी थे, लेकिन ललकार सुनकर उनका पुरुषत्व उत्तेजित हो जाता था। दृढ़ता भरे स्वर में बोले, इस कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूं। उस बज़्म में अपना जिक्र तो आता है, चाहे किसी तरह आए। आप सेक्रेटरी महोदय से कह दीजिएगा कि ओंकारनाथ उन आदमियों में नहीं है जो इन धमकियों से डर जाए। उसकी कलम उसी वक्त विश्राम लेगी जब उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। उसने अनीति और स्वेच्छाचार को जड़ से खोदकर फेंक देने का जिम्मा लिया है। मिस मालती ने और उकसाया, मगर मेरी समझ में आपकी यह नीति नहीं आती कि जब आप मामूली शिष्टाचार से अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं तो क्यों उनसे कन्नी काटते हैं? अगर आप अपनी आलोचनाओं में आग और विष जरा कम दें तो मैं वादा करती हूं कि आपको गवर्नमेंट से काफी मदद दिला सकती हूं। जनता को तो आपने देख लिया, उससे अपील की, उसकी खुशामद की, अपनी कठिनाइयों की कथा कही, मगर कोई नतीजा न निकला। अब जरा अधिकारियों को भी आजमा देखिए। तीसरे महीने आप मोटर पर न निकलने लगे और सरकारी दावतों में निमंत्रित न होने लगे तो मुझे जितना चाहे कोसिएगा। तब यही रईस और नेशनलिस्ट जो आपकी परवाह नहीं करते, आपके द्वार के चक्कर लगाएंगे।
ओंकारनाथ अभिमान के साथ बोले, यही तो मैं नहीं कर सकता देवी जी। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूं। मैं इसे दम्भ कहती हूं। उद्धरण। आपकी इच्छा। उद्धरण। धन की आपको परवाह नहीं है, सिद्धांतों का खून करके नहीं। उद्धरण। तो आपके पत्र में विदेशी वस्तुओं के विज्ञापन क्यों होते हैं? मैंने किसी भी दूसरे पत्र में इतने विदेशी विज्ञापन नहीं देखे। आप बनते तो हैं आदर्शवादी और सिद्धांतवादी, पर अपने फायदे के लिए देश का धन विदेश भेजते हुए आपको जरा भी खेद नहीं होता। आप किसी तकर से इस नीति का समर्थन नहीं कर सकते। उद्धरण। ओंकारनाथ के पास सचमुच कोई जवाब न था। उन्हें बगले झांकते देखकर राय साहब ने उनकी हिमायत की, तो आखिर आप क्या चाहती हैं? इधर से भी मारे जाया, उधर से भी मारे जाया, तो पत्र कैसे चले? मिस मालती ने दया करना न सीखा था। पत्र नहीं चलता तो बंद कीजिए। अपना पत्र चलाने के लिए आपको विदेशी वस्तुओं के प्रचार का कोई अधिकार नहीं। अगर आप मजबूर हैं तो सिद्धांत का ढोंग छोड़िए। मैं तो सिद्धांतवादी पत्रों को देखकर जल उठती हूँ। जी चाहता है दिया सलाई दिखा दूं। जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, वो और चाहे जो कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं है। मेहता खिल उठे। थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद इसी विचार का प्रतिपादन किया था। उन्हें मालूम हुआ कि इस रमणी में विचार की शक्ति भी है, केवल तितली नहीं। संकोच जाता रहा। यही बात अभी मैं कह रहा था। विचार और व्यवहार में सामंजस्य का न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। मिस मालती प्रसन्न मुख से बोली, तो इस विषय में आप और मैं एक है, और मैं भी फिलसफर होने का दावा कर सकती हूँ। खन्ना की जीभ में खुजली हो रही थी। बोले, आपका एक एक अंग फिलसफी में डूबा हुआ है। मालती ने उनकी लगाम खींची। अच्छा, आपको भी फिलसफी में दखल है? मैं तो समझती थी आप बहुत पहले अपनी फिलसफी को गंगा में डुबो बैठे। नहीं, आप इतने बैंकों और कंपनियों के डायरेक्टर न होते। राय साहब ने खन्ना को संभाला। तो क्या आप समझती हैं कि फिलसफरों को हमेशा फाकेमस्त रहना चाहिए? जी हां, फिलसफर अगर मोह पर विजय न पा सके तो फिलसफर कैसा? उद्धरण। इस लिहाज से तो शायद मिस्टर मेहता भी फिलसफर न ठहरे। उद्धरण। मेहता ने जैसे आस्तीन चढ़ाकर कहा, मैंने तो कभी ये दावा नहीं किया राय साहब। मैं तो इतना ही जानता हूं कि जिन औजारों से लोहार काम करता है, उन्हीं औजारों से सोनार नहीं करता। क्या आप चाहते हैं आम भी उसी दशा में फले फूले जिसमें बबूल या ताड़? मेरे लिए धन केवल उन सुविधाओं का नाम है जिनमें मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं। धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज नहीं, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप वह साधन जुटा दें जिसमें मैं अपने जीवन का उपयोग कर सकूं। ओंकारनाथ समिष्टवादी थे। व्यक्ति की इस प्रधानता को कैसे स्वीकार करते? इसी तरह हर एक मजदूर कह सकता है कि उसे काम करने की सुविधाओं के लिए 1000 महीने की जरूरत है। उद्धरण। अगर आप समझते हैं कि उस मजदूर के बगैर आपका काम नहीं चल सकता, तो आपको वह सुविधाएं देनी पड़ेंगी। अगर वही काम दूसरा मजदूर थोड़ी सी मजदूरी में कर दे, तो कोई वजह नहीं कि आप पहले मजदूर की खुशामद करें। उद्धरण। अगर मजदूरों के हाथ में अधिकार होता, तो मजदूरों के लिए स्त्री और शराब भी उतनी ही जरूरी सुविधा हो जाती जितनी फिलसफरों के लिए। उद्धरण। तो आप विश्वास मानिए, मैं उनसे ईर्ष्या न करता। उद्धरण। जब आपका जीवन सार्थक करने के लिए स्त्री इतनी आवश्यक है, तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? उद्धरण। मेहता ने निसंकोच भाव से कहा, इसीलिए कि मैं समझता हूं, मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। खन्ना ने इसका समर्थन किया, बंधन और निग्रह पुरानी थ्योरियां हैं, नई थ्योरी है मुक्त भोग। मालती ने चोटी पकड़ी, तो अब मिसेस खन्ना को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। तलाक का बिल पास तो हो। उद्धरण। शायद उसका पहला उपयोग आप ही करेंगे। उद्धरण। कामिनी ने मालती की ओर विष भरी आंखों से देखा और मुंह सिकोड़ लिया, मानो कह रही है, खन्ना तुम्हें मुबारक रहें, मुझे परवाह नहीं। मालती ने मेहता की तरफ देखकर कहा, इस विषय में आपके क्या विचार हैं मिस्टर मेहता? मेहता गंभीर हो गए। वह किसी प्रश्न पर अपना मत प्रकट करते थे तो जैसे अपनी सारी आत्मा उसमें डाल देते थे। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। उद्धरण। तो आप तलाक के विरोधी हैं, क्यों? उद्धरण। पक्का। उद्धरण। और मुक्त भोग वाला सिद्धांत? उद्धरण। वह उनके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते। उद्धरण। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं, फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? उद्धरण। इसलिए कि मुक्ति सभी चाहते हैं,
पर ऐसे बहुत कम हैं जो लोभ से अपना गला छुड़ा सकें। उद्धरण। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? उद्धरण। समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। उद्धरण। धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन, यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे। और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरों में गए और कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद न था। सभी जातियों और वर्णों के लोग साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकारनाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए। और कामिनी खन्ना को सिर दर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार किया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर खिंचवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिस शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे, कोफ्ते, कबाब और पुलाव। मुर्ग, मुगियां, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद हो वह खाए। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो राय साहब, उन्हें पकड़ लाए। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव हैं, उन्हें यहां बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचारनिष्ठ आदमी है। अजी और कुछ न सही, तमाशा तो रहेगा। उद्धरण। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं मिर्जा खुर्शीद, ये काम आपके सुपुर्द। आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे। भूरी भूरी मूंछें, नीली आंखें, दोहरी देह, चांद के बाल सफाचट, छकलिया अचकन और चूड़ीदार पाजामा पहने थे। ऊपर से हैट लगा लेते थे। वोटिंग के समय चौक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे। 2 बार हज कराए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी कभी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दें। बड़े दिल्लगीबाज, बेफिक्रे जीव थे। पहले बसरे में ठीके का कारोबार करते थे। लाखों कमाए, मगर शामत आई कि एक मेम से आशनाई कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकल जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहां था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बंबई में उनके एजेंट थे। सोचा था उनसे हिसाब किताब कर लें और जो कुछ निकलेगा उसी में जिंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके उनसे वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वहां से लखनऊ चले। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियां, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुंचे तो देह के कपड़ों के सिवा और कुछ न था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी। कुछ उनकी मदद से और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। वह अब लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान थी। 400-500 रोज की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में इतना विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम ताल्लुकेदार को नीचा दिखाकर काउंसिल में पहुंच गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता। ये काम आपको खुद करना चाहिए। मजा तो जब है कि आप उन्हें शराब पिलाकर छोड़ें। यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाजें आईं, हाँ हाँ, मिस मालती, आज अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपए की एक थैली। उद्धरण। हुश, 100 रुपए, लाख रुपए का धर्म बिगाड़ूं 100 के लिए। उद्धरण। अच्छा, आप खुद अपनी फीस बताइए। उद्धरण। 1000 कौड़ी कम नहीं। उद्धरण। अच्छा मंजूर। उद्धरण। जी नहीं, लाकर मेहताजी के हाथ में रख दीजिए। उद्धरण। मिर्जाजी ने तुरंत 100 रुपए का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, ये हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश न पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर 1-1 लाख कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने माशूक के एक काले तिल पर समरकंद और बोखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जवामर्दी और हुस्नपरस्ती का इम्तहान है। जिसके पास जो कुछ हो सच्चे सूरमा की तरह निकाल कर रख दे। आपको इल्म की कसम, माशूक की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम न हटाइए। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में भी सस्ता है। देखिए, लखनऊ के हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती है। भाषण समाप्त करते ही मिर्जाजी ने हर एक की जेब की तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। उनकी जेब से 5 रुपए निकले। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा,
वाह खन्ना साहब, वाह। नाम बड़े दर्शन थोड़े। इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपके जेब में 5 रुपए। लाहौल बिला कुबत। कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेस खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कर लाएं। खन्ना खिसियाकर बोले, अजी, उनके पास एक पैसा भी न होगा। कौन जानता था कि यहां आप तलाशी लेना शुरू करेंगे। खैर आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा लें। उद्धरण। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पूछता हूं। उद्धरण। जी नहीं, आप यहां से हिल नहीं सकते। मिस्टर मेहता, आप फिलस्फर हैं, मनोविज्ञान के पंडित, देखिए अपनी भेद न कराइएगा। उद्धरण। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपककर मिसेस खन्ना के पास गए और 5 मिनट ही में मोह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूहे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहा मारा और जेब से 100 रुपए के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपककर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, कमाल है, मानता हूं उस्ताद, क्यों न हो, फिलस्फर ही जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज से मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया। बताओ, क्या जादू मारा? मेहता अकड़कर, लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं। ऐसा कौन सा बड़ा काम था? जाकर पूछा। अंदर आऊं। बोली, आप हैं मेहता जी, आइए। मैंने अंदर जाकर कहा, वहां लोग ब्रिज खेल रहे हैं। अंगूठी 1000 से कम की नहीं है। आपने तो देखा है, बस वही। आपके पास रुपए हों तो 500 रुपए देकर 1000 की चीज ले लीजिए। ऐसा मौका फिर न मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए न दिए तो बेदाग निकल जाएंगी। पीछे से कौन देता है? शायद इसीलिए उन्होंने अंगूठी निकाली है कि 500 रुपए किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकालकर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, न जाने कब क्या जरूरत पड़े। खन्ना खिसियाकर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों का ये हाल है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। खुर्शीद ने घाव पर नमक छिड़का, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है? खुदा झूठ न बुलवाए तो यह आपकी एक दिन की आमदनी है। समझ लीजिएगा, एक दिन बीमार पड़ गए और जाएगा भी तो मिस मालती ही के हाथ में। आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती ही के पास तो है। मालती ने ठोकर मारी, देखिए मिर्जाजी तबेले में लतियाहुज अच्छी नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाई, कान पकड़ता हूं देवी जी। मिस्टर तनखा की तलाशी हुई, मुश्किल से 10 रुपए निकले। मेहता की जेब से केवल 98 निकली। कई सज्जनों ने 1-1, 2-2 रुपए खुद दे दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं, धन्य भाग। राय साहब के साथ ही हाल में आ विराजे। उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी थीं। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ समझते होंगे, मैं समझती हूं, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूं। यूं आप अपने को कुछ समझें और आपको शोभा भी नहीं देता है, लेकिन यहां जितने सज्जन जमा हैं सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य न समझें, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं है। मैं तो कहती हूं वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हालों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही के महान उद्योग का प्रसाद है। आपको ये जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक हैं, और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हों। ओंकारनाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। यो वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज में अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह किसी तरह मिल न पाते थे, इसीलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थाधता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगैदते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफ गोई की जगह उछृंखलता कर बैठते थे, इसलिए लोग उन्हें खाली धूल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान। कहाँ है आज स्वराज और स्वाधीन भारत और फंटर के संपादक? आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है।
सदुद्योग कभी निष्फल नहीं जाता। ये ऋषियों का वाक्य है। वह स्वयं अपनी नजरों में उठ गए। कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी, आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की, अपना कर्तव्य समझकर की। मैं इस सम्मान को अपना नहीं, उस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूं, जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता। मैं तो सेवक हूं और सेवा करना चाहता हूं। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा। नगर में उसे ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है? वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकारनाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरेरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ लें मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जाजी ने पुचारा दिया, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना फर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी है, तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता न समझते तो न यह सभा स्थापित होती और न आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या ताल्लुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्यूनिसिपैलिटियों और जिला बोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500-500 प्रतियां भी ले ली तो 25,000 प्रतियां तो आप यकीनी समझें। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है कि काउंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए, और हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकारनाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन ले जाना होगा। मिर्जा खुर्शेद बोले, जरूर जरूर, उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। उद्धरण। मिर्जा खुर्शेद ने कहा, अवश्य अवश्य, मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम्य संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूं। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। उद्धरण। मिर्जा खुर्शेद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पैग और दिया, हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि काउंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, शेष सारा काम हम लोग कर लेंगे। आपको न खर्च से मतलब, न प्रोपगेंडा, न दौड़ धूप से। ओंकारनाथ की आंखों की ज्योति दुगुनी हो गई। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूं, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ न लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन, एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दंभ को तिलांजलि दे देना चाहिए। हम में आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद के खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकारनाथ जी जैसे विशाल हृदय व्यक्त हों, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जाति पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हों, वे कृपा करके यहां से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं है कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता,
तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा। बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका। मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। ओंकारनाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे न उखाड़ने लगे। नहीं, यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर दृढ़ता से कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदारचेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उसकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओंकारनाथ का मुख मंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का। एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष है जो इनकार कर दे? ये तो नारी जाति का अपमान होगा। उस नारी जाति का जिसके नयन बाणों से अपने हृदय को बिंधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले, और दौर चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपित राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले ही से तैयार था। मालती ने ओंकारनाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ ग्लास दिया, और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वंशश्रेष्ठता काफुर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ते हो कि उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, न पी हो। उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था? उनकी जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहां से, और पीते भी तो जाते कहां? फिर वह तो रेलगाड़ी पर न चढ़ते थे, कल का पानी न पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया है। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो शिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजे तरसते हैं, वह आज उनके सामने खड़ा है। क्या वह उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने ग्लास ले लिया और सिर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए, और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हों, अब तो आपको मुझ पर विश्वास आया। क्या समझते हैं, मैं निरा पोंगा पंडित हूं। अब तो मुझे दंभी और पाखंडी कहने का साहस नहीं कर सकते। हाल में ऐसा शोर गुल मचा कि कुछ न पूछो, जैसे पिटारे में बंद गहगहें निकल पड़े हों। वाह देवी जी, क्या कहना है। कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया, नमक का कानून तोड़ दिया, धर्म का किला तोड़ दिया, नेम का घड़ा फोड़ दिया। ओंकारनाथ के कंठ के नीचे शराब का पहुंचना था कि उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कराकर बोले, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी, और मुझे विश्वास है वह उसकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों के इस प्रसाद पर मैं ऐसे 1000 धर्मों को न्योछावर कर सकता हूं। कह कहों से हाल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुकी पड़ती थीं। दूसरा ग्लास भरकर बोले, यह मिस मालती की सेहत का जाम है। आप लोग पिएं और उन्हें आशीर्वाद दें। लोगों ने फिर अपने अपने ग्लास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी और बोले, सज्जनों, फिदवी ने अभी अपने पूज्य सदर साहब की शान में एक कसीदा कहा है। आप लोगों की इजाजत हो तो सुनाऊं। चारों तरफ से आवाजें आईं, हाँ हाँ, जरूर सुनाइए। ओंकारनाथ भंग तो आए दिन पिया करते थे और उनका मस्तिष्क उसका अभ्यस्त हो गया था, मगर शराब पीने का उन्हें यह पहला अवसर था। भंग का नशा मंत्र गति से एक स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी। उन्हें खुद मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झपटा और दबोच बैठा। वह कहते कुछ है, मुंह से निकलता कुछ है, फिर यह ज्ञान भी जाता रहा। वह क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसकी सुधि ही न रही। ये स्वप्न का रोमानी वैचित्र्य न था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। न जाने कैसे उनके मस्तिष्क में यह कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई बड़ा अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं, कदापि नहीं, यहां कोई कसीदा नहीं होगा। हम सभापति हैं, हमारा हुक्म है। हम अभी इस सभा को तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हम सभापति हैं,
कोई दूसरा सभापति नहीं है। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से देखा। तुम हमारी तारीफ क्यों की? क्यों की? बोलो, क्यों हमारी तारीफ की? हम किसी का नौकर नहीं है, किसी के बाप का नौकर नहीं है, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक है, हम बिजली का संपादक है, हम उसमें सबका तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है, हम आपका चरण रज है। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारा सरस्वती, हमारी राधा। ये कहते हुए वे मालती के चरणों की तरफ झुके और मोह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला और कुर्सियां हटाकर वहीं जमीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मोह ले जाकर बोले, राम राम सत है। कहिए तो आपका जनाजा निकालें। राय साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है, एक एक को अपने पत्र में रगेदेगा, और ऐसा ऐसा रगेदेगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना जोड़ नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्म भी पंडाल में आ पहुंचे थे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूंछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में शलवार, जरी के काम की सदरी, सिर पर पगड़ी और कुलाह, कंधे में चमड़े का बैग लटकाए, कंधे पर बंदूक रखे और कमर में तलवार बांधे न जाने किधर से आ खड़ा हो गया और गर्ज कर बोला, खबरदार, कोई यहां से मत जाओ। हमारा साथ का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है, वह हमारा आदमी को लूट लिया है, उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उसको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका, ये तुम लोगों का काम है। यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ कहो, क्या मामला है? अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंडा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट, कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ की कोठी का मालिक है। हमारी कोठी में 50 जवान है। हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता था, 1000, वह तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका। हम बतलाएगा कैसा डाका होता है। हमारा 2500 जवान अभी आता है, हम तुम्हारा गांव लूट लेगा। कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे कि निकल जाया। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता तुम? कोई कहीं नहीं जा सकता। नहीं, हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फैर कर देगा। हमारा तुम कुछ नहीं कर सकता। हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शकल देखकर भागता है। हमारा अपना कासल है, हम उसको खत लिखकर लाट साहब के पास जा सकता है। हम यहां से किसी को नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल को लूट करता है और यहां माशूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी कि वह बाज की तरह टूटकर उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाए, नहीं हम तुमको उठा ले जाएगा और अपनी कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया। या तो हमको 1000 अभी अभी दे दे या तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तुमको हम नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हारा आशिक हो गया है। हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है। इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने कबीले का खान है। हमारे कबीला में 10,000 सिपाही हैं। हम काबुल के अमीर से लड़ सकता है। अंग्रेज सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा और तुम्हारा माशूक को उठा ले जाएगा। खून करने में हमको लुत्फ आता है। हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गईं। खन्ना की पिंडलियां कांप रही थीं। बेचारे चोट चपेट के भय से एक मंजिले बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम न था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था। वह अपने ही गांव में एक पठान से डर जाना हास्यास्पद समझते थे, लेकिन उसकी बंदूक को क्या करते। उन्होंने जरा भी ची चपड़ किया और इसने बंदूक चलाई। होश तो होते ही हैं ये सब, और निशाना भी इन सबों का कितना अचूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक न होती तो राय साहब उससे सींग मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता। नहीं, दम के दम में सारा गांव जमा हो जाता और इसके पूरे जत्थे को पीट पाट कर रख देता।
आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेलकर बोले, हमने आपसे कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं है। मैं यहाँ की काउंसिल का मेंबर हूँ और यह देवी जी लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर है। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटके, पैतरे बदले और बंदूक को कंधे से उतारकर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा, मत बक बक करो। काउंसिल का मेंबर को इस तरह पैरों से कुचल देता है, जमीन पर पांव रगड़ता है। हमारा हाथ मजबूत है, हमारा दिल मजबूत है। खुदा ताला के सिवा और किसी से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो राय साहब की तरफ इशारा कर, अभी तुमको कत्ल कर देगा। अपनी तरफ बंदूक की नली देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी थी। शैतान बरबस कहे जाता है, तुमने हमारे रुपए लूट लिए। न कुछ सुनता है, न कुछ समझता है, न किसी को बाहर जाने आने देता है। नौकर चाकर, सिपाही प्यादे, सब धनुष यज्ञ देखने में मग्न थे। जमींदारों के नौकर यूं भी आलसी और कामचोर होते ही हैं, जब तक 10 दफे न पुकारा जाए बोलते ही नहीं। और इस वक्त तो वे एक शुभ काम में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खानपन निकल जाता, दाढ़ी के एक एक बाल नुच जाते। कितना गुस्सेवर है, होते भी तो जल्लाद हैं। न मरने का गम, न जीने की खुशी। मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा, क्या बताऊं, कुछ अक्ल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घर ही छोड़ आया, नहीं मजा चखा देता। खन्ना रोना मोह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा, देवी जी, अब आपकी क्या सलाह है। मालती का मुखमंडल तमतमा रहा था। बोली, होगा क्या, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है और आप लोग बैठे देख रहे हैं। बोस मर्दों के होते एक उजड्डा पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है और आप लोगों के खून में जरा भी गमीर नहीं आती। आपको जान इतनी प्यारी है, क्यों एक आदमी बाहर जाकर शोर नहीं मचाता। क्यों आप लोग उस पर झपटकर उसके हाथ से बंदूक नहीं छीन लेते। बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो, 1 या 2 की जान ही तो जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थी और लोग न समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने की फिर हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 फैर कर दे तो यहां सफाया हो जाएगा। बहुत होगा, पुलिस उसे फांसी की सजा दे देगी। वह भी क्या ठीक, एक बड़े कबीले का सरदार है। उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा। राजनीति के सामने न्याय को कौन पूछता है। हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे दायर हो जाएं और दंडकारी पुलिस बिठा दी जाए तो आश्चर्य नहीं। कितने मजे से हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामा का आनंद उठाते होते, इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी। और ऐसा जान पड़ता है, बिना 2-1 खून किए मानेगा भी नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा, देवी जी, आप तो हमें ऐसा लताड़ रही हैं मानो अपनी प्राण रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का मोह प्राणी मात्र में होता है और हम लोगों में भी हो तो कोई लज्जा की बात नहीं। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं, ये देखकर मुझे खेद होता है। 1000 का ही तो मुबामला है। आपके पास मुफ्त के 1000 हैं, उसे देकर क्यों नहीं विदा कर देती। आप खुद अपनी बेइज्जती करा रही हैं, इसमें हमारा क्या दोष। राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं उससे भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी आदमी ही तो है। मिर्जा साहब ने संदेह से सिर हिलाकर कहा, राय साहब, आप अभी इन सबों के मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। ये फैर करना शुरू करेगा तो फिर किसी को जिंदा न छोड़ेगा। इनका निशाना बेखता होता है। तनख्वाह बेचारे आने वाले चुनाव की समस्या सुलझने आए थे। 10-5 हजार का वारा न्यारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे। यहां जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले, सबसे सरल उपाय वही है जो अभी खन्ना जी ने बतलाया। 1000 ही की बात है और रुपए मौजूद हैं, तो आप लोग क्यों इतना सोच विचार कर रहे हैं। मिस मालती ने तनख्वाह को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं, यह मैं न समझती थी। उद्धरण मैं भी यह न समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं और वह भी मुफ्त के। उद्धरण जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। उद्धरण तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी। उद्धरण खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था। एकाएक गर्ज कर बोला, अब नहीं मानेगा। इतनी देर यहां खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। जेब से सीटी निकालकर तुमको एक लम्हा और देता है।
अगर तुम रुपया नहीं देता तो हम सीटी बजाएगा और हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा। बस फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार, हम तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाएगा, अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है, मगर कोई सच्चा आशिक नहीं। सच्चा इश्क क्या है हम दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर चुबा सकता है। मिर्जा ने घिघियाकर कहा, देवी जी, खुदा के लिए इस मौजी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब तंग कर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ होना है हो जाने दीजिए, या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट बताई, शेर की मांद में घुसना कोई बहादुरी नहीं है। मैं इसे मूर्खता समझता हूं। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लालसा प्रदीप्त नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था और अब इस कांड में उन्हें मनचलेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ देर इन नरपुंगवों के बीच में रहकर उनके बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अंगड़ पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिए उनका मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कोई मस्त हाथियों की लड़ाई देखने के लिए दौड़े। उन्होंने खां साहब के सामने जाकर निश्शंक भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो हम तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच से हमें नहीं ले जा सकता। उद्धरण, हम तुमको 1000 आदमियों के बीच से ले जा सकता है। उद्धरण, तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। उद्धरण, हम अपने माशूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटी नुचवा सकता है। उद्धरण, उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लौटा दिया था। उसने सोचा, मालिक अभी तक क्यों नहीं आए, वह भी तो आकर देखें कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखें, कैसे मालिक को बुलाइए। वह अवसर खोज रहा था और ज्यों ही मोहलत मिली, दौड़ा हुआ यहां आया। मगर यहां का दृश्य देखकर भौचक्का सा खड़ा रह गया। सब लोग चुप्पी साधे, थर थर कांपते, कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे और खान मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी, दौड़कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जल्द दौड़। होरी पीछे मुड़ा था कि खान ने उसके सामने बंदूक तानकर डांटा, कहां जाता है सुअर, हम गोली मार देगा। होरी गवार था, लाल पगड़ी देखकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड पर लाठी लेकर पेल पड़ता था। वह काय न था, मारना और मरना दोनों ही जानता था, मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंधे बंधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहां से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े, मगर जब मालिक ललकारते हैं तो फिर किसका डर। तब तो वह मौत के मोह में भी कूद सकता है। उसने झपटकर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित जमीन पर आ रहे और लगे पश्तों में गालियां देने। होरी उनकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुलाह उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे, ये तो मिस्टर मेहता है। वही। लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनके गले लगता, कोई उनकी पीठ पर थपकियां देता था और मिस्टर मेहता के चेहरे पर न हंसी थी न गर्व। चुपचाप खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोष से कहा, आपने यह बहुरूपपन कहां सीखा? मेरा दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जवामदी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा।